हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल संज्ञान क्लासेस। तो जैसा कि अपन ने पहले बात कर रखी थी इंडक्टिव इफेक्ट के, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बात कर रहे थे। तो हमने अभी तक इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में बात करी, कैसे इंडक्टिव इफेक्ट वर्क करता है, क्या उसका प्रिंसिपल होता है, क्या डिफरेंट उसके सिनेरियोज है, मतलब कैसे वो वर्क करते हैं। तो आप सभी अच्छे होंगे। और हम अगला टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, रेजोनेंस। तो सबसे ज्यादा जो मतलब इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है, जो आपने जरूर सुन रखा होगा, मतलब आप अगर साइंस की तरफ से तो आपने रेजोनेंस का नाम तो हर जगह सुना ही होगा। अगर नहीं सुना तो हम क्यों, रेजोनेंस सबसे बढ़िया टॉपिक है भाई साहब रेजोनेंस। आपको बता दूं मैं, रेजोनेंस से अच्छा टॉपिक नहीं है कोई, तो कुछ नहीं है रेजोनेंस में। असल में मतलब क्या हुआ, रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट कैसे इंट्रोड्यूस हुआ। लेट मी टेल यू वन थिंग, दैट व्हाट साइंटिस्ट वर डूइंग एट दैट टाइम, दे वर एक्सपेरिमेंटिंग डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। लाइक आपने पढ़ा होगा केमिकल बॉन्डिंग में लुईस कॉन्सेप्ट आया था, लेकिन जब उनकी जो बोर्स की थ्योरी थी, जो अपन ने ऐसे इलेक्ट्रॉन्स बना दिए, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ है, ऑर्बिटल है, ऐसा भी ये सब उन्होंने गणना कर दी थी। लेकिन असल में ऐसा होता है क्या, असल में तो जो हाइजेनबर्ग था, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या था, यही तो था कि मतलब हम कभी भी किसी भी एटम की या इलेक्ट्रॉन की लोकेशन को हम पता ही नहीं कर सकते, या मोमेंटम के बारे में या लोकेशन के बारे में। तो ये तो गलत हो गया था ना। तो इस वजह से लुईस स्ट्रक्चर जो थे वो सब बाहर में चले गए थे बेसिकली। भाई साहब कुछ भी उठा के पटक दिया, मतलब उन्होंने सोचा, उस पर ही अपनी थ्योरी बना दी, अपनी चीज बना दी, और इस वजह से नए कॉन्सेप्ट गिरा दो। तो हमारे पास जब लुईस स्ट्रक्चर था, तो मान लीजिए कुछ हमने ऐसा लुईस स्ट्रक्चर बना दिया, मान लीजिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 कुछ हमने ऐसा बना दिया था, ठीक है। ये तो ज्यादा हो गया, मजाक हो गया सर, ये तो कार्बन के साथ। हाँ अब ठीक है, कार्बन भी कह रहा है 5 बॉन्ड बन गए, ऐसा थोड़ी ना होता है मेरे साथ। हाँ तो ये ऐसा कुछ बन रहा था, ठीक है। तो असल में क्या होता है, बेसिकली ये हमको बनाए हुए दिखा देते हैं लुईस स्ट्रक्चर के तौर पर, लेकिन हकीकत में क्या ऐसे ही दिखता है? नहीं, असल में ऐसा नहीं दिखता। तो कैसा दिखता है इस बारे में हम बात करेंगे। तो बेसिकली अब हम आपको बताने वाले मतलब कैसे रेजोनेंस की डिस्कवरी, क्यों हमारा रेजोनेंस हम पढ़े, कैसे हम साइंटिस्ट डेवलप रहे कि रेजोनेंस नाम कॉन्सेप्ट होता है। तो बेसिकली रेजोनेंस कुछ नहीं होता, आप समझ लीजिए कि जब भी कोई भी इलेक्ट्रॉन रहता है, या कोई भी पाई इलेक्ट्रॉन, या फिर कोई भी फ्री रेडिकल या कार्बोकेटायन जो आगे हम पढ़ेंगे, वो अगर डिलोटाइज हो रहा है, कहीं भी अपनी प्लेस से मूव कर रहा है, तो उसको हम रेजोनेंस कहते हैं, ठीक है। आइए हम कैसे बात करते हैं इसके बारे में। तो इसको हम पहले तो वर्ड्स इंग्लिश में लिख लेते हैं, अच्छा लगेगा, समझ में अच्छा लगा ना, वो जरूरी है भाई साहब जिंदगी में। दूल्हा सस्ता है कि नहीं सस्ता, बाद में उसकी बैंड बचती है, लेकिन पहले तो दूल्हा सस्ता ही ना, तो हम सजा लेते हैं पहले। वैन ही होगा ना, जब एक्सपेरिमेंटली, अब इंग्लिश का मत जाना भाई साहब, एक्सपेरिमेंटली it is found that there are two or more possibilities of bonds, इलेक्ट्रॉन्स, लोकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब हमने ऐसा पाया कि अगर कोई भी एटम है, मतलब कोई भी एटम है, उसकी अगर एक से ज्यादा, मतलब 2 या 2 से अधिक, 2 और मोर पॉसिबिलिटी ऑफ बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स लोकेशन, मतलब जब अगर या अलाइनमेंट कर सकते, डिस्ट्रीब्यूशन और अलाइनमेंट, ये मैंने अपनी भाषा में लिखा जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। बुक्स में हो सकता है कैसा भी दिया हो, ये लेकिन मैंने अपनी भाषा में लिखा जिससे अपन जो हिंदी वाले आदमी तो अपन हिंदी में समझ में आना चाहिए बेसिकली। तो व्हाट वी आर गेटिंग इज कि जब भी 2 से या 2 से अधिक पॉसिबिलिटीज होंगी, इसकी एक्सपेरिमेंटली फाउंड किया गया बॉन्ड के प्रेजेंट, इलेक्ट्रॉन्स के प्रेजेंट होने की अलग अलग तरीके से, तो उसको हम क्या बोलेंगे, देन वी एक्सप्लेन इट बाय रेजोनेंस। तो रेजोनेंस का जब भी इफेक्ट होता है, मान लीजिए आपने सबसे, देखो हम बहन जी पर विश्वास करते हैं, ठीक है,
तो हम बहन जी बना लेते हैं। बहन जी कहाँ है? ये अपनी प्यारी सी बहन जी है, जानते हैं आप इसको? बहन जी, ऐसा बहन जी है, बहन जी नहीं है, पता चले कुछ भी चलता है। बहन जी बना दी है। अब मैं बहन जी बोल रहा हूँ तो उसका नाम आप बोलोगे। तो ये आपस में ये दोनों एक जैसे ही तो है, लेकिन असल में क्या होता है कि ये दोनों हम ऐसे बना देते हैं, लेकिन असल में क्या होता है? असल में होता ही कैसा होता है? असल में हमें ऐसा होता है, इधर हम इसको ऐसा ही बना लेते हैं, इसको ऐसा बना लेते हैं। तो सर ये तो सर क्या बना रहे हो सर आप? मतलब आपने इसको ऐसा ही बना दिया, ऐसा ही बना दिया। तो हम ऑन पेपर तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से आरएस बोलते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, लेकिन असल में ऐसे एग्जिस्ट करता है, ऐसे भी नहीं करता, कुछ अलग तरीके से करता है। लेकिन हम पेपर प्रेजेंटेशन में ये हाइब्रिड होता है और ये असल में एग्जिस्ट करता है और ये असल में एग्जिस्ट नहीं करते, इसके बेसिस पर हम ये बनाते हैं। तो इसकी हम पूरी कैसे होता है, क्या होता है, कैसा प्रोसेस है, हम पूरे आगे डिस्कस करेंगे। तो बहुत आसान है, कोई बहुत घबराने वाली बात है। रेजोनेंस सबसे इजी टॉपिक होता है भाई साहब, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने इन सब प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए ही रेजोनेंस को कॉन्सेप्ट बनाया, ठीक है। तो अब हम आपको आगे इसके बारे में बताएंगे, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। So let us take another example। क्या हो रहा है? तो मैंने आपको जैसे बताया बेंजीन के बारे में थोड़ा हट गया था, तो मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। ऐसा हो रहा था, पहले हमने बनाया p ऑर्बिटल्स हाइब्रिड में, फिर हमने क्या किया, फिर हमने यहाँ पर ये ऐसे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था, ठीक है। वो थोड़ा नीचे कट गया था, मैंने अभी नोटिस किया, तो आप अभी देख लीजिए, ये ऐसे मूव कर रहा था, ठीक है, इलेक्ट्रॉन। तो मतलब ये दो बॉन्ड नहीं है, ये है तो एक ही बॉन्ड, लेकिन पाई बॉन्ड है ना, वो ऊपर नीचे दोनों तरफ होता है, ठीक है। तो ऐसे बॉन्ड, ऐसे इलेक्ट्रॉन रोटेट करा था, जैसे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और श्रोडिंगर ने बताया था कि उसकी एग्जैक्ट लोकेशन हम पता नहीं कर सकते, तो ये था, ठीक है। अब ऐसे ही यहाँ पर हम बात कर सकते हैं, इसमें ऐसे हम ऑर्बिटल्स भी बना सकते हैं। ये कार्बन की है, ये ऐसे मतलब ऐसे हम सब जगह ऑर्बिटल्स बना सकते हैं। तो इसको हम ऐसा बना लेते हैं, मान लीजिए। तो इसको बेसिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम यहाँ पॉजिटिव चार्ज रख देंगे और यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा और यहाँ नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो लेकिन हम ऐसा मतलब पॉजिटिव चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दोनों लोब्स में, ठीक है, मतलब नेगेटिव। तो ये ऐसे ही मूव करेगा, लेकिन हम इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहते, तो हम इसको भी ऐसे रहने देते हैं। हम पता तो है ही फ्री ऑर्बिटल कैसे होते हैं। तो हम बात करते हैं कैसे इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, कोई भी चीज होती है वो हायर डेंसिटी से लोअर डेंसिटी की तरफ फ्लो करती है, ठीक है। तो ये हायर डेंसिटी से लोअर डेंसिटी की तरफ जाने लगा, तो ये कैसा बन जाएगा? तो साहब ये कुछ ऐसा बन जाएगा। कैसा बन जाएगा? ये कुछ ऐसा बन जाएगा। तो ये है भाई साहब, ऐसा बन जाएगा। अरे सर ये तो जाना पहचाना लग रहा है। हाँ ये सर ऐसे ही होता है, ये इसका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। और फिर एक और बार ऐसा बना देते, तो ये इधर से ये ऐसा बनेगा। तो ये दोनों सिमिलर होगा भाई साहब, पहला नंबर और तीसरा नंबर सिमिलर हो गया, सेकंड वाला है। तो भाई साहब ये सब आरएस हैं। ये जो हम ऐसे बना देते हैं ना, इसको हम जनरली ऐसे बनाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता, असल में इसका हाइब्रिड होता है। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है 3RS रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। समझ में तो आ ही गया होगा, बहुत होशियार है, मैं तो इतना नहीं हूँ। तीसरा तो क्या होता है, इसका हाइब्रिड बना देते हैं। हाइब्रिड कैसे दिखेगा हमको? हाइब्रिड हमको फिर बता कैसे दिखेगा। हाइब्रिड हमको ऐसा ही दिखेगा, CH2 CH CH CH2। ये तो हमारा सिंगल बॉन्ड वाली स्केलेटन है, तो सेम ही रहेगी। अब क्या होगा, अब हमारा क्या होगा, यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और अब हम कहेंगे कि इसमें पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ रहा है कि नहीं आ रहा। वो पता क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि जो इसका मोस्ट स्टेबल RS है ना, मोस्ट स्टेबल RS, क्योंकि इसमें कोई चार्ज नहीं है। नेट चार्ज तो वैसे ही 0 है सब जगह, लेकिन इसमें खुद में चार्ज नहीं है। तो मोस्ट स्टेबल RS जो है उसमें कोई भी चार्ज नहीं है, इसलिए यहाँ कोई भी पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा। स्लाइटली पॉजिटिव स्लाइटली नेगेटिव तब आता है, मान लीजिए अगर यहाँ पर मोस्ट स्टेबल RS में। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर हिंदी में लिख लेते हैं, अगर
कोई भी अगर कोई मोस्ट स्टेबल आरएस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में चार्ज प्रेजेंट है तो हाइब्रिड में भी पार्शियल चार्ज होगा, ऐसा होता है सर इसमें। तो ये तरीका होता है। तो आप बहुत अच्छे समझाया मैंने, ये बहुत मतलब कंफ्यूजन वाला कॉन्सेप्ट, लेकिन कोई दिक्कत ही नहीं है। कोई दिक्कत है मेरे को तो आज तक कोई कंफ्यूजन नहीं है, पता नहीं लोगों को कैसे आता है। अब इसको नोट कर लिए बस, जल्दी से मजा आ जाए। ऑलराइट, तो हमने एग्जांपल्स देखे दो बहुत आसान से आपके लिए, मेरे लिए नहीं, आप बहुत होशियार हैं। तो कैरेक्टर, आप ही होशियार हैं भाई। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है ना, सबसे पहले होता है सेम स्केलेटन होता है भाई साहब। मतलब जो हमने बताया था ना, सेम स्केलेटन का मतलब आप समझ रहे हैं, सिग्मा की पोजीशन चेंज नहीं होगी, सिग्मा की पोजीशन चेंज नहीं होगी। ठीक है, सेम स्केलेटन रहेगा। सेकेंड आता है अपने पास सेम नंबर ऑफ पेयर्ड एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये सब पता किस लिए काम आएंगे आपके, ये आपके बोर्ड की कॉम्प करने के लिए काम आ सकती हैं, या फिर अगर आपका मेंस या नीट में कोई भी स्टेटमेंट वाला सवाल आ रहा है तो उसमें काम आएंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो आप ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको समझने की कोशिश कीजिए कि अगर आपके पास फ्री रेडिकल आता है तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। तो सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ऐसा नहीं है कि वो पेयर अप कर लेगा किसी के साथ, वो अनपेयर्ड ही रहेगा। पेयर्ड अगर सारे इलेक्ट्रॉन्स है तो उतने ही पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। मतलब कोई भी ऐसा नहीं होगा कि फ्री रेडिकल है तो वो बॉन्ड बना लेगा, या बॉन्ड है तो फ्री रेडिकल बना लेगा, ऐसा नहीं होने वाला। उसको हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बोलेंगे। तीसरा आता है हाइब्रिडाइजेशन। तो कहीं भी अगर रेजोनेंस हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाए। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटम्स डज नॉट चेंज। वैसे भी हम बात करते हैं कि लोन पेयर होता है जैसे अपने पास, तो वो हाइब्रिडाइजेशन में अगर इन्वॉल्व है तो हमेशा याद रखना वो कभी भी हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्वमेंट नहीं रखेगा। अपन ने देखा है एनिलीन में, एनिलीन NH2, ये जो लोन पेयर रहता है इसमें, इसका sp2 होता है हाइब्रिडाइजेशन, ये डिलोकलाइज रहता है अंदर जाके। ठीक है, आपको पता होगा, एनिलीन नहीं पता तो कोई बात नहीं, आगे पता चल जाएगा। नहीं तो गूगल बाबा से पूछ लीजिए। नहीं बताऊं क्या, सच में नहीं बताऊं भाई साहब, एनिलीन ऐसा बनता है। बोल दिया तो मैं तुम्हें बता रहा हूं। तो ये डिलोकलाइज होता है अंदर। तो क्या होता है ना, ये जो बॉन्ड है, ये जो लोन पे रही sp2 आता है, sp3 नहीं आता, क्योंकि ये जो इसको हम लोग इसमें हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं करते इस लोन पे, तो ऐसा बनता है। ये ऑफ टॉपिक है यार भाई साहब, अब बता दिया मैंने आपने बात। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एटम डज नॉट चेंज। और चौथा कि एवरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर has different distribution of pi electron। तो भाई साहब इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास जितने भी अगर हमारे पास दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और हमको लग रहा है कि दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, तो हमको क्या चेक करना चाहिए, हमको उनके पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन देखना चाहिए। अगर दोनों में अलग अलग आ रहा है, अगर दोनों में अलग अलग आ रहा है तो अलग होंगे, और अगर एक ही आ रहा है तो फिर दोनों एक ही हैं, शकल बदल के आ गए, बहरूपी है। तो इसको नोट कीजिए। अरे सर आप तब से रेजोनेंस हाइब्रिड करे तो उसका मतलब भी तो बता दिए, तो आओ बताते हैं। बच्चों आप समझ नहीं रहे हैं, मैं बता रहा हूँ सब कुछ का मतलब समझ रहे हैं। रेजोनेंस हाइब्रिड है। तो रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होता है, इट इज द मोस्ट स्टेबल एंड रियल, ये एक्सपेरिमेंटल होता है,
रियल का मतलब क्या है? असल में रियल स्ट्रक्चर formed by all the resonating structure, RS भी लिख सकते हो, resonating structure भी लिख सकते हो। वैसे मैं आपको बोलता हूँ नोट कर लो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि नोट कर लो, 100 का नोट कर लो, ऐसा नहीं होता। इसको पॉज करके नोट करना होता है, पता है ना? इतना भी नहीं बताऊं क्या? प्रभु, ये देखो। हाँ, और सेकंड पॉइंट आता है इसमें कि परसेंटेज कंट्रीब्यूशन जो होता है ना ऑफ आरएस, मतलब रेजोनेंस हाइब्रिड में मैंने जैसे कि आपको बताया कितना कंट्रीब्यूशन है हाइब्रिड में आरएस का, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का, तो वो पता करते हैं बाय डिटरमाइंड बाय स्टेबिलिटी ऑफ आरएस। अब भाई साहब स्टेबिलिटी क्या है? नई चीज आ गई। तो स्टेबिलिटी कुछ नहीं है। स्टेबिलिटी क्या होता है? स्टेबिलिटी को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, स्टेबिलिटी का मतलब यही है द प्रोबेबिलिटी या द टाइम, समझ में आ रहा है? द टाइम पीरियड ऑफ प्रेजेंस, या टाइम पीरियड बोल रहे हैं, या प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रेजेंस ऑफ, स्टेबिलिटी को कैसे कहते हैं? द टाइम पीरियड या प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रेजेंस ऑफ द अलाइनमेंट इज मोर, स्टेबिलिटी इज मोर। तो मतलब आप इसको हिंदी में समझिए कि मतलब अगर ज्यादा समय तक होने की प्रोबेबिलिटी है उस अलाइनमेंट की, तो इसका मतलब ये है कि उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। यानी कि इफ एनर्जी ज्यादा तो स्टेबिलिटी कम। ये एनर्जी कौन सी है? इंटरनल एनर्जी है। इंटरनल एनर्जी ज्यादा तो स्टेबिलिटी कम। अभी हम बात करने वाले अगला टॉपिक क्या होता है पता है आपको? रेजोनेंस एनर्जी। तो आप भाई साहब ये मत कंफ्यूज होना, ये इंटरनल एनर्जी होती है जो नॉर्मल होती है, अपनी जो एनर्जी ज्यादा स्टेबिलिटी कम हमेशा पढ़ते आए। रेजोनेंस एनर्जी कुछ और ही होती है। रेजोनेंस एनर्जी होती है जिसके कारण रेजोनेंस होता है, और रेजोनेंस एक स्टेबिलिटी प्रोवाइडिंग इफेक्ट है। समझ में आ रहा है? रेजोनेंस होगा तो स्टेबिलिटी मिलेगी कंपाउंड को। समझ में आ रहा है? कोई भी कंपाउंड है कार्बन, तो आपको ये चीज समझ लो कि रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा तो स्टेबिलिटी ज्यादा है, लेकिन यहाँ एनर्जी और स्टेबिलिटी का जो रिलेशन है वो इनवर्स होता है हमेशा। लेकिन हम अभी आगे बढ़ेंगे रेजोनेंस एनर्जी, तो उसमें कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है? तो रेजोनेंस एनर्जी के बारे में बात करते हैं। स्टेबिलिटी के लिए होती है, ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। समझ में आ रहा है? अंदर की एनर्जी नहीं। तो हम बात करेंगे इट इज द एनर्जी, it is the energy by which the pi electrons या पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज या फिर फ्री रेडिकल गेट delocalized। इट इज नाइदर, याद रखना इसको, हम ब्लू पेन से लिख देते हैं। इट इज नाइदर इंटरनल एनर्जी नॉर इट कैन बी एब्सॉर्ब्ड और डिस्ट्रॉयड। यानी एब्सॉर्ब्ड और रिलीज्ड, ये अंदर ही होती है भाई साहब मॉलिक्यूल के, मतलब ये खुद की कैरेक्टरिस्टिक होती है, ठीक है? मतलब रेजोनेंस एनर्जी जो होती है कोई बाहर से प्रोवाइड नहीं करता, कोई भी अंदर ही होती है। तो अब आप एक चीज मानिए, कोई भी चीज होती है तो उसमें एनर्जी तो चाहिए रहती है ना। अब ये देखिए ना कि ये है, मान लीजिए हमने ये बना लिया और ये हमने बना लिया और हमने ये बना लिया, तो भाई साहब जब ये इधर से इधर आ रहा है ना और ये इधर से इधर जा रहा है, तो ये जो इधर से मूवमेंट हो रहा है इसमें कुछ एनर्जी तो चाहिए रहेगी ना इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए। तो वो जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है वो रेजोनेंस एनर्जी होती है हमारी। तो रेजोनेंस एनर्जी जो होती है, रेजोनेंस एनर्जी
वो जो होती है ना बढ़िया चीज होती है, स्टेबिलिटी की जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जितनी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा स्टेबिलिटी ज्यादा, क्योंकि हमेशा रेजोनेंस जो होता है स्टेबिलिटी प्रोवाइडिंग इफेक्ट होता है। याद रखना, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, ये सब कंपाउंड में स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए होती है, क्योंकि चार्ज को कम कर देते हैं, ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये ऐसे वर्क करता है। कुल मिला के हम बात करते हैं स्टेबिलिटी की, ठीक है। तो बेसिकली ये सब काम क्या हो रहा है, सारा स्टेबिलिटी को गेन करने का काम हो रहा है। एक गणित का फॉर्मूला भी है, आप पता चार्ज रखवा देता हूं मैं। आर ई बराबर होता है एनर्जी ऑफ मोस्ट स्टेबल हाइब्रिड, मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर माइनस एनर्जी ऑफ, ये इंटरनल एनर्जी है भाई साहब, ये दोनों इंटरनल एनर्जी है, ये दोनों रेजोनेंस एनर्जी का फॉर्मूला निकाल लें, माइनस एनर्जी ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड। तो ये हम बेसिक फॉर्मूला गणित वालों के लिए है, बायोलॉजी वालों के लिए भी है। कौन सा माइनस ही तो करना है, 10 केले हैं उसमें से 8 माइनस करनी है बस। तो इसी के साथ हम रेजोनेंस एनर्जी तक के कॉन्सेप्ट को हमने कवर कर लिया। तो हम आगे बात करेंगे कंडीशंस क्या होती है रेजोनेंस की, कैसे वो वर्क करता है, इसके बारे में बात करेंगे। आप मेरे साथ बने रहिए। अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा है तो आप इसको पहले सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। आप अच्छे से रहिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए, डिजिटल आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू। So let us take another example। क्या हो रहा है, तो मैंने आपको जैसे बताया बेंजीन के बारे में थोड़ा हट गया था, तो मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। ऐसा हो रहा था, पहले हमने बनाया पी ऑर्बिटल्स हाइब्रिड में, फिर हमने क्या किया, फिर हमने यहाँ पर ये ऐसे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था, ठीक है। वो थोड़ा नीचे कट गया था, मैंने अभी नोटिस किया, आप अभी देख लीजिए, ये ऐसे मूव कर रहा था, ठीक है इलेक्ट्रॉन। तो मतलब ये 2 बॉन्ड नहीं है, ये है तो एक ही बॉन्ड, लेकिन पाई बॉन्ड है ना, वो ऊपर नीचे दोनों तरफ होता है, ठीक है। तो ऐसे बॉन्ड, ऐसे इलेक्ट्रॉन रोटेट करा था, जैसे हाइजेनबर्ग अनसर्टेन प्रिंसिपल और श्रोडिंगर ने बताया था कि उसकी एग्जैक्ट लोकेशन हम पता नहीं कर सकते। तो ये था, ठीक है। अब ऐसे ही यहाँ पर हम बात कर सकते हैं, इसमें ऐसे हम ऑर्बिटल्स भी बना सकते हैं। ये कार्बन की है, ये ऐसे मतलब ऐसे हम सब जगह ऑर्बिटल्स बना सकते हैं। तो इसको हम ऐसा बना लेते हैं, मान लीजिए। तो इसको बेसिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम यहाँ पॉजिटिव चार्ज रख देंगे और यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा और यहाँ नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो लेकिन हम ऐसा मतलब पॉजिटिव चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दोनों लोक्स में, ठीक है, मतलब नेगेटिव। तो ये ऐसे ही मूव करेगा, लेकिन हम इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहते, तो हम इसको भी ऐसे रहने देते हैं। हम पता तो है ही फ्री ऑर्बिटल कैसे होते हैं। तो हम बात करते हैं कैसे इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, कोई भी चीज होती है वो हायर डेंसिटी से लोअर डेंसिटी की तरफ फ्लो करती है, ठीक है। तो ये हायर डेंसिटी से लोअर डेंसिटी की तरफ जाने लगा। तो ये कैसा बन जाएगा, तो साहब ये कुछ ऐसा बन जाएगा। कैसा बन जाएगा, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। तो ये है भाई साहब, ऐसा बन जाएगा। अरे सर ये तो जाना पहचाना लग रहा है। हाँ ये सर ऐसे ही होता है, ये इसका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। और फिर एक और बार ऐसा बना देते, तो ये इधर से ये ऐसा बनेगा। तो ये दोनों सिमिलर होगा भाई साहब, पहला नंबर और तीसरा नंबर सिमिलर हो गया, सेकंड वाला है। तो भाई साहब ये सब आरएस हैं, ये जो हम ऐसे बना देते हैं ना, इसको हम जनरली ऐसे बनाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता, असल में इसका हाइब्रिड होता है। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है 3RS रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। समझ में तो आ ही गया होगा, बहुत होशियार है, मैं तो नहीं हूँ। तीसरा तो क्या होता है, इसका हाइब्रिड बना लेते हैं। हाइब्रिड कैसे दिखेगा हमको, हाइब्रिड हमको फिर बता कैसे दिखेगा। हाइब्रिड हमको ऐसा ही दिखेगा, CH2 CH CH CH2। ये तो हमारा सिंगल बॉन्ड वाली स्केलेटन है, तो सेम ही रहेगी। अब क्या होगा, अब हमारा क्या होगा, यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और अब हम कहेंगे कि इसमें पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ रहा है कि नहीं आ रहा। वो पता क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि जो इसका मोस्ट स्टेबल RS है ना, मोस्ट स्टेबल RS, क्योंकि इसमें कोई चार्ज नहीं है। नेट चार्ज तो वैसे ही 0 है सब जगह, लेकिन इसमें खुद में चार्ज नहीं है।
तो मोस्ट स्टेबल आरएस जो है उसमें कोई भी चार्ज नहीं है, इसलिए यहाँ कोई भी पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा। स्लाइटली पॉजिटिव स्लाइटली नेगेटिव तब आता है, मान लीजिए अगर यहाँ पर मोस्ट स्टेबल आरएस में, याद रखना है बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर हिंदी में लिख लेते हैं, अगर कोई मोस्ट स्टेबल आरएस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में चार्ज प्रेजेंट है तो हाइब्रिड में भी पार्शियल चार्ज होगा, ऐसा होता है सर इसमें। तो ये तरीका होता है। तो आप बहुत अच्छे समझाया मैंने, ये बहुत मतलब कंफ्यूजन वाला कॉन्सेप्ट है, लेकिन कोई दिक्कत ही नहीं है। कोई दिक्कत है मेरे को तो आज तक कोई कंफ्यूजन नहीं है, पता नहीं लोगों को कैसे आता है। तो आप इसको नोट कर लिए बस, जल्दी से मजा आ जाए। ऑलराइट, तो हमने एग्जांपल्स देखे दो बहुत आसान से, आपके लिए, मेरे लिए नहीं, आप बहुत होशियार हैं। तो कैरेक्टर, आप ही होशियार हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है ना, सबसे पहले जो होता है सेम स्केलेटन होता है भाई साहब। मतलब जो हमने बताया था ना सेम स्केलेटन का मतलब आप समझ रहे हैं, सिग्मा की पोजीशन चेंज नहीं होगी, सिग्मा की पोजीशन चेंज नहीं होगी। ठीक है, सेम स्केलेटन रहेगा। सेकेंड आता है अपने पास सेम नंबर ऑफ पेयर्ड एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये सब पता किस लिए काम आएंगे आपके, ये आपके बोर्ड की कॉम्प करने के लिए काम आ सकती हैं, या फिर अगर आपका मेंस या नीट में कोई भी स्टेटमेंट वाला सवाल आ रहा है तो उसमें काम आएंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो आप ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको समझने की कोशिश कीजिए कि अगर आपके पास फ्री रेडिकल आता है तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। तो सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ऐसा नहीं है कि वो पेयर अप कर लेगा किसी के साथ, वो अनपेयर्ड ही रहेगा। पेयर्ड अगर सारे इलेक्ट्रॉन्स है तो उतने ही पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। मतलब कोई भी ऐसा नहीं होगा कि फ्री रेडिकल है तो वो बॉन्ड बना लेगा, या बॉन्ड है तो फ्री रेडिकल बना लेगा, ऐसा नहीं होने वाला। उसको हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बोलेंगे। तीसरा आता है हाइब्रिडाइजेशन। तो कहीं भी अगर रेजोनेंस हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाए। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटम्स डज नॉट चेंज। वैसे भी हम बात करते हैं कि लोन पेयर होता है जैसे अपने पास, तो वो हाइब्रिडाइजेशन में अगर इन्वॉल्व है तो हमेशा याद रखना वो कभी भी हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्वमेंट नहीं रखेगा। अपन ने देखा है एनिलीन में, एनिलीन NH2, ये जो लोन पेयर रहता है इसमें, इसका sp2 होता है हाइब्रिडाइजेशन, ये डिलोकलाइज रहता है अंदर जाके। ठीक है, आपको पता होगा, एनिलीन नहीं पता तो कोई बात नहीं, आगे पता चल जाएगा। ये तो गूगल बाबा से पूछ लीजिए, नहीं बताऊं क्या, सच में नहीं बताऊं भाई साहब, एनिलीन ऐसा बनता है। अब बोल दिया तो मैं तुम्हें बता रहा हूं। तो ये डिलोकलाइज होता है अंदर। तो क्या होता है ना, ये जो बॉन्ड है, ये जो लोन पेयर है, ये sp2 आता है, sp3 नहीं आता, क्योंकि ये जो इसको हम लोग इसमें हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं करते इस लोन पेयर को, तो ऐसा बनता है। ये ऑफ टॉपिक है यार भाई साहब, अब बता दिया मैंने आपने बात। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एटम डज नॉट चेंज। और चौथा कि एवरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर has different distribution of pi electron। भाई साहब इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास जितने भी अगर हमारे पास दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और हमको लग रहा है कि दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, तो हमको क्या चेक करना चाहिए, हमको उनके पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन देखना चाहिए। अगर दोनों में अलग अलग आ रहा है, अगर दोनों में अलग अलग आ रहा है तो अलग होंगे, और अगर एक ही आ रहा है तो दोनों एक ही हैं, शकल बदल के आ गए, बहरूपी है। तो इसको नोट कीजिए। अरे सर आप तब से रेजोनेंस हाइब्रिड करे तो उसका मतलब भी तो बता दिए, तो आओ बताते हैं। बच्चों आप समझ नहीं रहे हैं, मैं बता रहा हूँ सब कुछ।
सब कुछ का मतलब समझ रहे हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड है ये। तो रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होता है? इट इज द मोस्ट स्टेबल, इट इज द मोस्ट स्टेबल एंड रियल, ये एक्सपेरिमेंटल होता है। रियल, रियल का मतलब क्या है? असल में होगा रियल स्ट्रक्चर formed by all the resonating structure, RS भी लिख सकते हैं, resonating structure। वैसे मैं आपको बोलता हूँ नोट कर लो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि नोट कर लो, 100 का नोट कर लो, ऐसा नहीं होता। इसको पॉज करके नोट करना होता है, पता है ना? इतना भी नहीं बताऊं क्या प्रभु? ये देखो। हाँ, और सेकंड पॉइंट आता है इसमें कि परसेंटेज कंट्रीब्यूशन जो होता है ना ऑफ आरएस, मतलब रेजोनेंस हाइब्रिड में मैंने जैसे कि आपको बताया कितना कंट्रीब्यूशन है हाइब्रिड में आरएस का, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का, तो वो पता करते हैं बाय डिफाइंड डिटरमाइंड बाय स्टेबिलिटी ऑफ आरएस। अब भाई साहब स्टेबिलिटी क्या है? नई चीज आ गई। तो स्टेबिलिटी कुछ नहीं है। स्टेबिलिटी क्या होती है? स्टेबिलिटी को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, स्टेबिलिटी का मतलब यही है द प्रोबेबिलिटी या द टाइम, समझ में आ रहा है? द टाइम पीरियड ऑफ प्रेजेंस, या टाइम पीरियड बोल रहे हैं, या प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रेजेंस ऑफ स्टेबिलिटी को कैसे कहते हैं? द टाइम पीरियड या प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रेजेंस ऑफ द अलाइनमेंट इज मोर, स्टेबिलिटी इज मोर। तो मतलब आप इसको हिंदी में समझिए कि मतलब अगर ज्यादा समय तक होने की प्रोबेबिलिटी है उस अलाइनमेंट की, तो इसका मतलब ये है कि उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। यानी कि इफ एनर्जी ज्यादा तो स्टेबिलिटी कम। ये एनर्जी कौन सी है? इंटरनल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी ज्यादा तो स्टेबिलिटी कम। अभी हम बात करने वाले अगला टॉपिक क्या होता है पता है आपको? रेजोनेंस एनर्जी। तो आप भाई साहब ये मत कंफ्यूज होना, ये इंटरनल एनर्जी होती है जो नॉर्मल होती है, अपनी जो एनर्जी ज्यादा स्टेबिलिटी कम हमेशा पढ़ते आए हैं। रेजोनेंस एनर्जी कुछ और ही होती है। रेजोनेंस एनर्जी होती है जिसके कारण रेजोनेंस होता है, और रेजोनेंस एक स्टेबिलिटी प्रोवाइडिंग इफेक्ट है। समझ में आ रहा है? रेजोनेंस होगा तो स्टेबिलिटी मिलेगी कंपाउंड को। समझ में आ रहा है? कोई भी कंपाउंड है कार्बन, तो आपको ये चीज समझ लो कि रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा तो स्टेबिलिटी ज्यादा है, लेकिन यहाँ एनर्जी और स्टेबिलिटी का जो रिलेशन है वो इनवर्स होता है हमेशा। लेकिन हम अभी आगे बढ़ेंगे रेजोनेंस एनर्जी, तो उसमें कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है? तो रेजोनेंस एनर्जी के बारे में बात करते हैं। स्टेबिलिटी के लिए होती है, ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। समझ में आ रहा है? अंदर की एनर्जी नहीं। तो हम बात करेंगे इट इज द एनर्जी, it is the energy by which the pi electrons या पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज या फिर फ्री रेडिकल गेट delocalized। इट इज नाइदर, याद रखना इसको, हम ब्लू पेन से लिख देते हैं। इट इज नाइदर इंटरनल एनर्जी नॉर इट कैन बी एब्सॉर्ब्ड और डिस्ट्रॉयड। एब्सॉर्ब्ड और रिलीज्ड, ये अंदर ही होती है भाई साहब। मॉलिक्यूल के मतलब ये खुद की कैरेक्टरिस्टिक होती है, ठीक है? मतलब रेजोनेंस एनर्जी जो होती है ये कोई बाहर से प्रोवाइड नहीं करता, कोई भी अंदर ही होती है। तो अब आप एक चीज मानिए, कोई भी चीज होती है तो उसमें एनर्जी तो चाहिए रहती है ना। अब ये देखिए ना कि ये है, मान लीजिए हमने ये बना लिया
और ये हमने बना लिया और हमने ये बना लिया। तो भाई साहब जब ये इधर से इधर आ रहा है ना और ये इधर से इधर जा रहा है तो ये जो इधर से मूवमेंट हो रहा है इसमें कुछ एनर्जी तो चाहिए रहेगी ना इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए। तो वो जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है वो रेजोनेंस एनर्जी होती है हमारी। तो रेजोनेंस एनर्जी जो होती है, रेजोनेंस एनर्जी वो जो होती है ना बढ़िया चीज होती है, स्टेबिलिटी की जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जितनी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा स्टेबिलिटी ज्यादा, क्योंकि हमेशा रेजोनेंस जो होता है स्टेबिलिटी प्रोवाइडिंग इफेक्ट होता है। याद रखना रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन ये सब कंपाउंड में स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए होती है, क्योंकि चार्ज को कम कर देते हैं, ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये ऐसे वर्क करता है। कुल मिला के हम बात करते हैं स्टेबिलिटी की, ठीक है। तो बेसिकली ये सब काम क्या हो रहा है, सारा स्टेबिलिटी को गेन करने का काम हो रहा है। एक गणित का फॉर्मूला भी है, आप पता चार्ज रखवा देता हूं मैं। RE बराबर होता है एनर्जी ऑफ मोस्ट स्टेबल हाइब्रिड, मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर माइनस एनर्जी ऑफ, ये इंटरनल एनर्जी है भाई साहब, ये दोनों इंटरनल एनर्जी है ये दोनों। रेजोनेंस एनर्जी का फॉर्मूला निकालना है, माइनस एनर्जी ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड। तो ये हम बेसिक फॉर्मूला गणित वालों के लिए है, बायोलॉजी वालों के लिए भी है। कौन सा माइनस है तो करना है, 10 केले हैं उसमें से 8 माइनस करनी है बस। तो इसी के साथ हम रेजोनेंस एनर्जी तक के कॉन्सेप्ट को हमने कवर कर लिया। तो हम आगे बात करेंगे कंडीशंस क्या होती है रेजोनेंस की, कैसे वो वर्क करता है, इसके बारे में बात करेंगे। और मेरे साथ बने रहिए। अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा है तो आप इसको पहले सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। आप अच्छे से रहिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए, डिजिटल आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।